जब भारत ने चीन के ऐप्स पर बैन लगाया था, आपको याद होगा, तब हमारे देश में चीन के कई चाटुकारों ने कहा था कि इससे क्या होगा। उनका कहना था कि बॉर्डर और बिजनेस को आपस में जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बॉर्डर अलग बात है और बिजनेस अलग बात है। आज उन सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा कि चीनी ऐप्स पर यह बैन क्यों जरूरी था। सीमा पर चीन की सेना घुसपैठ करती है, उसे रोकने के लिए हमारी सेना दिन रात सतर्क रहती है, लेकिन यह चीन की डिजिटल घुसपैठ है जिसे रोकने के लिए चीन के ऐप्स पर यह प्रतिबंध बहुत जरूरी था। आज आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर प्रधानमंत्री नहीं बचे, राष्ट्रपति नहीं बचे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं बड़े बड़े वो नहीं बचे, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बचे, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बचे, भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं वो नहीं बचे और बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बचे, तो सोचिए चीन के जो इरादे थे वो कितने खतरनाक रहे होंगे। अब ये साफ हो गया है कि इनके जरिए चीन किस तरह से देश के हर नागरिक और हर महत्वपूर्ण संस्था तक घुसपैठ कर चुका है। चीन के इस जासूसी नेटवर्क की पूरी पड़ताल ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के दो बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने की है। इनमें से एक रॉबर्ट पॉटर ने हमारे सहयोगी चैनल वियॉन से आज बातचीत की और अपनी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। We then worked for 3 months to restore a version of the data to the point where it could be searched and studied by journalists for the purposes of future publication. It's a very interesting data set in as much as it's a very ambitious data set and sits in alignment with the objectives of the company, who talks about using it for the purposes of engaging in hybrid warfare and political influence operations. It seems to be a global effort. It covers people from Namibia to North Korea. There's extensive profiling of people in every major place on planet Earth. Everywhere where there is power, this company attempts to collect information wherever they want to. A lot of this stuff you can take illicitly. It's possible to copy data from Twitter, Facebook, Crunchbase, LinkedIn, and contain that and copy that data and send it to China. Now, that being said, there are things we should be doing to strengthen our security of those platforms. It shouldn't be so easy to steal this much information. But that being said, we also have to accept that there's a certain risk because the Chinese government doesn't seem to acknowledge the same norms of privacy and people the way that democratic countries like Australia and India do. भारत में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापा है और इस खबर पर काम करने वाले पत्रकार पी वैद्यनाथन अय्यर ने, जो कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, अपनी इस रिपोर्ट के बारे में भी कुछ कहा है। आप सुनिए वो क्या बता रहे हैं। एक जो छोटी सी एक चाइनीज कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म, लेकिन बिग डेटा पे काम करती है, जो लाखों और करोड़ों लोगों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है कई देशों में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंग्लैंड में और कई सारे देशों में। और उसको कैसे वो हर एक इंडिविजुअल को बड़े बारीकी तरह से ट्रैक करती है कंटिन्यूअसली 24 घंटा 7 दिन 7 दिन एक हफ्ते में और 365 दिन साल दर साल एक बंदे को कैसे कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाए। सोशल मीडिया के कई माध्यम होते हैं, 11-12 सोशल मीडिया के साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक तो हम जानते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा विकी है, मीडियम है, ऐसे काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो क्या करती है ये फर्म? ये इंफॉर्मेशन जो है आपका इकट्ठा करती है, उसका एक लॉग बनाती है और उसमें वो रिलेशंस भी बिल्ड करती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के परिवार में कौन है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनका परिवार कितना बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन इतने सारे लोगों की जासूसी क्यों करवा रहा था, इनसे जुड़े डेटा का वो क्या करता। दरअसल ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे एक तरह की चौतरफा आक्रमण की नीति कह सकते हैं, जिसमें दुश्मन पर हथियार चलाने से पहले ही उसे पस्त कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि लद्दाख में भारत युद्ध की तैयारी कर रहा हो और इधर भारत के स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या दिल्ली मेट्रो का पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हैक हो जाए। सिर्फ इतना ही क्यों, जो चीन हमारे देश के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति और संस्था की जासूसी करवा रहा है, वो हमारे स्पेस प्रोग्राम और हमारे पूरे मिसाइल सिस्टम को भी बहुत आसानी से हैक कर सकता है। युद्ध में दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन हाइब्रिड वॉर उससे बहुत आगे की चीज है।
इसमें साइबर अटैक यानी हैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चीन जिस तरह का डेटा इस समय चुरा रहा है, उसका उद्देश्य ऐसे हमले करना ही है। हाइब्रिड वॉर में इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से हमला किया जाता है ताकि दुश्मन देश को आर्थिक संकट में डाल दिया जाए। यह काम कई बार उन देशों में काम कर रही कंपनियों के जरिए भी किया जाता है। इसके अलावा चीन की तैयारी इंफॉर्मेशन अटैक करने की भी है। इसमें फेक न्यूज या अफवाहें फैलाई जाती हैं। आप देखते होंगे हमारे देश में भी बहुत सारी फेक न्यूज और अफवाहें फैलाई जाती हैं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कई बार दंगे भड़क जाते हैं। हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु में हुए दंगे चीन और पाकिस्तान की उसी फेक न्यूज मशीनरी का एक परीक्षण भी हो सकता है। चीन हाइब्रिड वॉर के मामले में बहुत आगे है, शायद दुनिया में सबसे आगे। सोशल मीडिया की मदद से अमेरिका और भारत जैसे देशों में दुष्प्रचार करने के आरोप चीन पर कई बार लग चुके हैं। कुछ साल पहले तक हाइब्रिड वॉर के मामले में अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों की ही महारत थी, लेकिन चीन ने पिछले एक दशक में सबको पीछे छोड़ दिया है। माना जाता है कि आज चीन दुनिया के लगभग हर देश में जासूसी करवाता है। इस काम में उसकी मददगार बनती हैं चीन की वो कंपनियां जिनके मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। हालांकि सर्वेलेंस का तरीका सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। चीन बहुत सारे दूसरे तरीकों से भी किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में डेटा इकट्ठा करता है। इसके कई तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में उपलब्ध सभी सार्वजनिक जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की जाती है। उसमें उसके प्राइवेट मैसेजेस भी पढ़ने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से पता चलता है कि कोई व्यक्ति किन लोगों के संपर्क में रहता है। ये देखा जाता है कि वो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर किस तरह के कंटेंट देखता है और फिर उसके बाद कैसा रिएक्शन देता है। सर्विलांस करने वाली एजेंसियां जीपीएस डेटा से ये पता करती हैं कि कोई भी व्यक्ति कहाँ जाता है, उसकी लोकेशन क्या है, किन लोगों से मिलता है। ये सारी सूचनाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हाइब्रिड वॉर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। चीन अब अपने दुश्मनों के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल खुलकर कर रहा है। भारत में जासूसी का जाल भी उसी मकसद से बिछाया गया है। हाइब्रिड वॉर का सबसे ताजा उदाहरण चीन का ही मिलता है। ताइवान और साउथ चाइना सी के मामले में चीन ने न सिर्फ दुनिया के कई देशों का मुंह बंद करवा दिया, बल्कि उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवाए। इनमें दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी के कई देश शामिल हैं। 2014 में आईएसआईएस ने इराक की सेना के खिलाफ युद्ध में हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। आईएसआईएस ने बड़े पैमाने पर साइबर हैकिंग और प्रोपेगेंडा किया था, जिसके कारण इराक की सेना ने बहुत जल्दी हार मान ली थी। 2015 में सीरिया के गृह युद्ध में भी बागी सेनाओं के खिलाफ रशिया ने हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में रूस ने विद्रोहियों की जासूसी करवाई थी और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर लिया था। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में भी हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। इसके तहत इजराइल ने सैकड़ों वीडियोस और ऑडियो मैसेज फैला दिए थे, जिससे विरोधी पक्ष में दहशत फैल गई। जिस कंपनी पर जासूसी के आरोप लगे हैं उसका नाम है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इस कंपनी का मालिक है वैंग जूफेंग, इसका नाम यह है, और वैंग पहले अमेरिकी कंपनी आईबीएम के लिए काम कर चुका है। जेनहुआ कंपनी कहती है कि वो डेटा प्रोसेसिंग के बिजनेस में है, लेकिन उसका असली काम जासूसी करने का है। इसकी स्थापना अप्रैल 2018 में चीन के शेंजन शहर में हुई थी। जो कंपनी अकेले भारत में 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रही हो, उसके कर्मचारियों की संख्या भी 50 से कम ही है। यह सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता है। हालांकि इस कंपनी ने दुनिया भर में 20 जगहों पर अपने डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। जेनहुआ कंपनी की क्षमता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह रोज 15 करोड़ से ज्यादा डेटा को हैंडल करती है। और ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ऐसे ही वहां के लोगों का, वहां के नेताओं पर जासूसी कर रही है।